इसमें 12 मासा रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें आपको हमने कल बताया था 1 महीना अगहन मास के हिस्से में, इसमें अगहन मास मार्गशीर्ष मंगसिर इस महीने के विषय में आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है पूष मास, पूष जिसे कहते हैं, और यह भी सर्दी का महीना, बहुत अधिक सर्दी का महीना माना जाता है। पूष जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई रंग दिशी तापा, बिरह बाढ़ी विदारुण सीऊ, कपि कपि मरव ले हर जीऊ, कंत कहाँ हूँ लागू घेरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, सौर सुपेती आमे जुड़ी, जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी, चटई निसी बिछुरई दिन मिला, होय निसी बासर बिरहे कोकिला, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे ज्यों बिछोही पंखी, बिरह सही चान भवई तन जाड़ा, और जीयत खाए मुए नहीं छाड़ा, रगत धरा मासू हरा गरा, हाड़ भय सब संख, धनी सारस होई ररी हुई, आई समेट हूँ पंख। इसमें यहाँ पर जो रानी नागमती हैं, वह अपने प्रेमी राजा रत्नसेन के दूर चले जाने पर पौष मास जो महीना है उसके दौरान अपने विरह की बाह्य और आंतरिक दोनों स्थितियों का वर्णन करती हैं, अर्थात बताती हैं, कहती हैं कि शरीर का जो बाह्य शरीर है और आंतरिक शरीर दोनों के विषय में वह बहुत दुखी है, व्याकुल है, और उसके विषय में ही यहाँ पर बताते हैं कि ये पद्मावत काव्य हुआ है जो मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ है, उसी के अंतर्गत ये काव्य लिया गया है। तो यहाँ पर रत्नसेन, आपको कल भी बताया था कि रत्नसेन जो हैं वो सिंघल द्वीप चले गए हैं। उनके जाने के बाद ये विरह स्थिति यहाँ पर आई, और विरह स्थिति होने से यहाँ पर किस प्रकार की व्याकुलता, बेचैनी बढ़ी हुई है, इसके विषय में यहाँ पर बताया गया है, वर्णन किया गया है। तो वही कहते हैं कि पूष मास में ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण अर्थात ठंडक के कारण नायिका का जो शरीर है वह बड़ा ही थर थर कांपता है, कांप रहा है। शीत की बहुत अधिकता होने के कारण सूर्य भी दक्षिण दिशा में जाकर के तापने लगा। कहते हैं दक्षिण दिशा में ताप ज़्यादा होता है, इसीलिए कहते हैं कि दक्षिण दिशा में सूर्य भगवान जो हैं वो भी दक्षिण दिशा चले गए हैं और अपने शरीर को तापने लगे हैं। ये कवि की कल्पना है। इस प्रकार से कहते हैं कि सर्दी इतनी अधिक होती है कि तापना पड़ता है, अर्थात सूर्य भगवान जो हैं उनकी तपन शरीर को देनी ही पड़ती है, अर्थात शरीर को गर्म करना ही पड़ता है। इसलिए सूर्य भगवान से तपन को लेना ही पड़ता है।
ये काल्पनिक स्थिति है कि वो दक्षिण दिशा जाकर के वहाँ पर वह सूर्य भगवान भी अपने को तापने लगे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है। तो कहते हैं नायिका नागमती के विरह का जो प्रकोप है बहुत बढ़ चुका है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे विरह रूपी अग्नि की बाहर सी आ गई हो, विरह की बाहर आ गई हो, और शीत को सहना नायिका के लिए बहुत अधिक कष्टदायक हो चुका है कि वह सहन नहीं कर पा रही हैं। नायिका यहाँ कहती हैं, नायिका नागमती ये कहती हैं कि मैं ठंड के कारण कांपते हुए बहुत मर रही हूँ, अर्थात मेरा शरीर बड़ा कष्ट वहन कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये शीत मेरे प्राण ही हर लेगा। ये शीत इतना ज़्यादा है, ऐसा प्रतीत होता है मानो ये मेरे शरीर को ही समाप्त कर बैठेगा। तो इसी प्रकार से इस स्थिति में न जाने मेरे प्रियतम जो हैं वह कहाँ चले गए हैं, कह नहीं सकती। मैं इस ठंड को दूर करने के लिए अपने हृदय से अपने प्रियतम को लगाना चाहती हूँ और इस ठंड को दूर करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, प्रियतम कह नहीं सकते कहाँ पर चले गए हैं। उन तक पहुँचने का मार्ग अत्यंत दूर है, बहुत अधिक दूर है, बहुत दूर प्रवास पर गए हुए हैं। वे मुझे कहीं निकट भी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अर्थात मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं हैं। आगे इसमें सर्दी जब ज़्यादा होती है तो कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, भारी कपड़ों का प्रयोग किया जाता है, गर्म कपड़ों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रजाई, रजाई जो है रुई से बनी हुई जो रजाई है उसका प्रयोग करते हैं, जिससे शरीर की ठंड जो है वो कम हो जाए, शरीर को ताप मिले, गर्मी मिले और सर्दी से बचे रहें। वही यहाँ पर वर्णन करते हैं कि उस समय रजाई भी हल्की पड़ जाती है। रजाई जो है वह भी शरीर की ठंड को समाप्त नहीं कर पाती, कम नहीं कर पाती है। तो कहते हैं उसे अच्छी तरह से ओढ़ने पर भी ठंड लगती रहती है, उसमें ठंड फिर भी लग रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरा बिस्तर ही हिम के अंचल में डूबा हुआ है, बर्फ के आंचल में डूबा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब कोई सर्दी के समय में हम गर्म कपड़ों को ओढ़ते हैं, उस समय इतनी अधिक सर्दी होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है मानो ये सारे के सारे कपड़े जो हैं शीत, इन्हीं में शीत आ रहा हो, ऐसे ठंडे हो रहे हैं जैसे बर्फ ऊपर बर्फ से ओढ़े हुए हो, अर्थात बर्फ की चादर ओढ़े हुए हो। इस प्रकार यहाँ शीत ऐसा मानो कि पूरा का पूरा बिस्तर ही सिम अर्थात हिम के अंचल में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है। तो यहाँ नायिका नागमती जो हैं वह ये कहना चाहती हैं कि चकवी और चकवी पक्षी, चकवी चकवा का जोड़ा है चकई का, इसमें उन्हें बताते हैं कोई शाप मिला हुआ है। ऐसा शाप केवल यहाँ प्रकृति का नियम है, प्रकृति है और कुछ नहीं। प्रकृति का ऐसा नियम है कि उन्होंने उस जोड़े के लिए ऐसा ही कार्य किया हुआ है, ऐसी प्रकृति दी हुई है। इसलिए कभी कभी कहते हैं कि शाप मिला हुआ है, कभी अन्य कल्पना करते हैं, ये अलग अलग कल्पनाएं हैं। वैसे देखा जाए प्रकृति की ऐसी देन है कि ये जो पक्षी हैं चकवा चकई जो हैं ये रात्रि के समय स्वतः ही बिछुड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। वो रात्रि के समय एक साथ नहीं रहते हैं और दिन में फिर वो मिलते हैं, दिन में एक दूसरे को पहचानता है और साथ रहते हैं। उनका मिलना जो है, उनका मिलन केवल
संयोग श्रृंगार की स्थिति में संयोग जो होता है दिन में होता है, न कि रात्रि के समय। रात्रि के समय दोनों अलग अलग होते हैं। तो उसी विषय में यहाँ पर कवि कहते हैं कि चकवी पक्षी अपने जोड़े से रात में बिछुड़ जाती है और दिन में मिल जाती है। मेरी स्थिति तो चकवी से भी बुरी है। ये नायिका नागमती जो है ये कहना चाहती है कि चकवी जो है केवल रात्रि में नहीं मिलती है, दिन में तो मिलती है, लेकिन मेरी जो स्थिति है न दिन की है न रात की है। अर्थात मैं अपने प्रियतम से न रात्रि में मिल सकती हूँ और न दिन में मिल सकती हूँ, अर्थात उससे भी बदतर मेरी स्थिति है। तो यहाँ पर विरह के दुख से मैं दिन रात कोयल के समान कूकती रहती हूँ, कोयल के समान बोलती रहती हूँ, आवाज़ देती रहती हूँ। रात में मेरे साथ कोई सखी भी नहीं रहती है, अकेली रहती हूँ। इस प्रकार से जिस कारण मैं अकेले ही रहती हूँ, नागमती इसी विषय में कहती हैं कि अपने जोड़े से अलग हुए जो पक्षी हैं उनकी भांति किस प्रकार जीवित रह सकती हूँ, क्योंकि विरह रूपी बाज, विरह रूपी जो बाज है यहाँ घूम रहे हैं, जो मेरे शरीर को हिंसक दृष्टि से देखते हैं। बाज जो हैं वो हिंसक हैं और कोशिश करते रहते हैं कि कोई मांस मिले, मांस खाने के लिए मिले। इसीलिए यहाँ पर विरह रूपी, यहाँ पर कवि जो है कल्पना करते हैं विरह रूपी बाज, अर्थात विरह को एक बाज का रूप दिया है। और जब विरह है तो विरह से शरीर नष्ट होता है, मांस नष्ट होता है, शरीर के जो मांस है वो कम पड़ता है। इसीलिए कवि की यहाँ पर कल्पना की गई है कि विरह रूपी जो बाज है वो हर समय मंडराता रहता है, चारों तरफ मेरे रहता है, जिससे यदि उसे मौका मिल जाए तो वह हर तरह से मेरे मांस को खा जाए, अर्थात मुझे खा जाए, समाप्त कर दे। तो इसी प्रकार से यहाँ कवि जो हैं उसी प्रकार की बात कहते हैं। तो नागमती यहाँ यही कह रहे हैं कि अपने जोड़े से अलग हुए पक्षी की भांति किस प्रकार मैं जीवित रह सकती हूँ, क्योंकि विरह रूपी जो बाज है यहाँ घूम रहे हैं, जो मेरे शरीर को हिंसक रूपी दृष्टि से देख रहे हैं। ये विरह रूपी बाज मुझे जीवित अवस्था में भी खाना चाहते हैं। मैं जीवित हूँ, लेकिन ये जो विरह रूपी बाज हैं मुझे इस अवस्था में, जीवित अवस्था में भी भक्षण खाना चाहते हैं और मैं इनसे बच रही हूँ। तो इसी प्रकार यहाँ पर मेरे मरने पर भी इसे छोड़ना नहीं चाहते। मेरे मरने पर तो इसे छोड़ना चाहते ही नहीं हैं, लेकिन मुझे जीवित भी खाना चाहते हैं। यहाँ नागमती कहती हैं कि विरह की अधिकता के कारण, विरह की इतनी ज़्यादा अधिकता हो गई है कि इसमें आंसुओं की जगह मेरा खून आंखों से बह रहा है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आंसू नहीं, जो विरह के कारण आंसू बह रहे हैं वह आंसू नहीं है, एक मेरे शरीर का जो रक्त है वह प्रवाहित हो रहा है, वह निकल रहा है, अर्थात मेरा शरीर कृश होता जा रहा है। तो मांस सब गल चुका है, मांस की कमी पड़ गई है, अर्थात मेरा शरीर जो है विरहाग्नि के कारण, विरहावस्था के कारण कृश होता जा रहा है, सूखता जा रहा है और मेरे शरीर में मांस बहुत कम हो गया है, गल गया है, समाप्त हो गया है। हड्डियां सूख करके शंख के समान बन गई है। जिस प्रकार से शंख सूखा हुआ हड्डी के समान होता है, मांस उसके ऊपर नहीं होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कवि कल्पना है कि कहते हैं कि विरह की अवस्था के कारण नागमती कहती हैं कि मेरे शरीर
कि शरीर का जो मांस है वो सूख गया है और मांस के सूखने के बाद मेरे शरीर की हड्डियां जो हैं वो एक शंख के समान बन गई हैं। जिस प्रकार से शंख है उसके समान मेरा शरीर बन गया, अर्थात हड्डियां बन गई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नागमती सारस के जो बिछड़े हुए जोड़े हैं उनके समान, सारस जो है कभी भी अलग नहीं होते, इकट्ठे रहते हैं। जहाँ तहाँ उनका जोड़ा इकट्ठा देखा जाता है और वह हमेशा साथ साथ रहते हैं और साथ खाना साथ रहना। तो इस प्रकार से नागमती जो हैं उनके विषय में कहती हैं, यदि नागमती सारस के जोड़े के संबंध में उदाहरण देती हैं या बताती हैं कि सारस के जोड़े के समान यदि सारस का जोड़ा जो है वो अलग हो जाए, उसके विषय में कहते हैं, समान अपने प्रिय के वियोग में चीख चीख करके मर गई हूँ। मर गई अर्थात मैं चीखती रहती हूँ, आवाज़ देती रहती हूँ। अब इस मृत सारस रूपी नायिका के पंख प्रियतम ही आकर के चुनेंगे, समेटेंगे, अर्थात इकट्ठा करेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वियोग के कारण, विरह अग्नि के कारण उनका जो शरीर है वो धीरे धीरे क्रमशः नष्ट होता जा रहा है और जब वह प्रियतम जो हैं वह यहाँ आएंगे उस समय मेरा शरीर जो है उन्हें एक नष्ट शरीर मिलेगा, मरा हुआ शरीर मिलेगा। इसमें कुछ बाकी नहीं रहेगा, केवल पंख रूपी, जिस प्रकार से सारस के जोड़े से अलग होने से उनकी समाप्ति, उसी प्रकार से मेरा शरीर भी नष्ट होता जा रहा है और केवल इसमें लास्ट में पंख मिलेंगे जो बिखरे हुए पड़े होंगे। प्रियतम उस स्थिति में उस समय आएंगे और जबकि उन्हें यहाँ पर केवल पंखों के रूप में अर्थात राख के रूप में ही मेरे शरीर मिलेगा और उसको वे चुनते रहेंगे, समेटते रहेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर नागमती इस प्रकार से अपने विरह अवस्था के विषय में बता रही है। अब यहाँ पर ये हुआ हमारा यहाँ पर व्याख्या और अब देखते हैं हम विशेष बोलचाल की भाषा। यहाँ पर अवधि बताई गई है, अवधि है विरह में 12 मासा का, अर्थात यहाँ पर 12 मासों का वर्णन किया गया है। इसमें विरह का यहाँ पर स्वाभाविक वर्णन किया गया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, स्वाभाविक वर्णन है। और विरहिणी नायिका यहाँ पर नागमती है, नागमती का ही विरह वर्णन यहाँ पर किया गया है और कवि ने नायिका के शरीर के शीत से कांपने का विशेष रूप से यहाँ चित्रण किया है, वर्णन किया है। नायिका की तुलना शंख से की गई है और प्रिय राजा यहाँ पर रत्नसेन हैं। जो नागमती नायिका हैं उनके जो नायक हैं वो यहाँ पर राजा रत्नसेन हैं। अब हम देखते हैं काव्य सौंदर्य। यदि इसी ही पद का काव्य सौंदर्य आ जाए तो हमें काव्य सौंदर्य अपनी तरफ से जिसके व्याख्या के लिए तुम्हें बताया गया है उसका आपको काव्य सौंदर्य नहीं करना है, केवल व्याख्या करनी है। व्याख्या में जो हमने आपको शीर्षक बताए थे उनके अंतर्गत उसमें केवल ये भी बताया था केवल सप्रसंग व्याख्या आएगी, लेकिन आप अपनी विशेषता, अपने नंबर अधिक बढ़ जाए, इस कारण से आप उन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत अपनी पूरी व्याख्या करना जो आपको बताए हैं। कौन कौन से संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये सारे के सारे शीर्षक लेकर के हमें व्याख्या पूरी करनी है और इसमें हर तरह से अलग से यदि
काव्य सौंदर्य के प्रश्न के अंतर्गत ये पद आ जाए तो आपको काव्य सौंदर्य इस प्रकार से करना है। भाव पक्ष और कला पक्ष के अंतर्गत शीत, भाव पक्ष में शीत एवं विरह की पीड़ा के कारण कांपती हुई एवं तिल तिल कर मरती हुई, क्षण क्षण मरती हुई नागमती का हृदय स्पर्शी चित्रण यहाँ पर किया गया है कि नागमती जो हैं वो क्षण क्षण अपने शरीर को छोड़ रही हैं, मर रही है। कवि ने पौष मास का स्वाभाविक चित्रण यहाँ पर किया है, जिससे उनके ऋतु ज्ञान का पता चलता है कि हाँ वो ऋतुओं का ज्ञान रखते हैं। कवि को सूर्य की दक्षिणायन होने की भौगोलिक दिशा का भी ज्ञान है कि वो दक्षिणायन है या नहीं। ये जो भौगोलिक ज्ञान है, इस ज्ञान को भी कवि रखते हैं। विप्रलंब श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। विप्रलंब श्रृंगार जो हमने आपको बताया था, वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। दोनों ही तो नहीं, दोनों वैसे एक ही हैं, लेकिन दोनों में से आप कोई भी शब्द इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ आपका भाव पक्ष। अब कला पक्ष के विषय में बात करें तो काव्यांश में अवधि के ठेठ रूप का प्रयोग किया गया है और संस्कृत निष्ठ शब्दों की जगह स्थानीय शब्दों का यहाँ पर विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार का विशेष वर्णन किया गया है और कपि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, राजा हूँ सेज हेवंचल बूढ़ी में उत्प्रेक्षा, हम निशी बासर बिरह कोकिला तथा धनी सारस होई ररी मुई में उपमा एवं दोहे में अतिशोक्ति अलंकार दिया गया है। तो आगे कहते हैं विरह की अधिकता के कारण चकवा चकवी जो हैं तथा कोयल का यहाँ पर प्रभावपूर्ण उदाहरण दिया गया है। और विरह सहचान जो होता है उसे सहचान को बाज कहते हैं, बाज को ही सहचान कहा जाता है। तो यहाँ पर विरह सहचान जो है उसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार है काव्यांश में माधुर्य गुण से परिपूर्ण है और यहाँ पर छंदों के रूप में दोहा, चौपाई, इस प्रकार से ये हुआ हमारा कला पक्ष। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पक्षों के रूप में हमें यहाँ पर ये करना है। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा काव्य सौंदर्य। तो हम देखते हैं कि ये मलिक मोहम्मद जायसी के जो पद हैं, काव्यांश है, काव्य पद्यांश काव्यांश हैं, वो विशेष रूप से आप इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत इसकी पूरी व्याख्या करेंगे। अगले प्रश्न में काव्यांश काव्य सौंदर्य के विषय में करेंगे। तो ये अलग अलग ध्यान रखेंगे और विशेष रूप से इसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और फिर कल बताएंगे।